ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे दृष्टि मौजूद हमारा आपको आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही है। आशा करती हूँ कि आप सभी इसका लाभ ले रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। इसी आशा के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं तुगलक वंश। ये दिल्ली के सदरकाल के हम 5 वंश पढ़ रहे थे, उसमें से 2 पढ़ चुके हैं और 3 नंबर का है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई? गयासुद्दीन तुगलक ने की है, जिसका दूसरा नाम गाजी मलिक भी कहा जाता है। तो चलो कब की है? 1320 ईस्वी में गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी। जैसे यह शासक बनता है तुगलक वंश का, तो इसको कई प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो इसको कई प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। आगे मंगोलों पर विजय प्राप्त करके इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ये काफी बार पूछते हैं गाजी की उपाधि कैसे मिली इसको। तो मुगलों पर विजय प्राप्त की थी, आया था प्रांतीय कई विद्रोह हुए जिसमें एक मुगल भी थे, तो मुगलों पर विजय प्राप्त की, तब इसने मलिक गाजी की उपाधि धारण करता है। इसके बाद इसी में ही तेलंगाना का शासक है प्रताप रुद्रसेन। शासक रुद्रसेन ने आक्रमण किया और इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र जुन्ना खां को भेजता है। जुन्ना खां को भेजता है। इसमें विजय प्राप्त होती है। तो फिर आगे चलते हैं। प्रांतीय विद्रोह, सबसे पहले विद्रोह मंगोलों ने किया, तो उसमें तुगलक ने लड़ाई की जिसमें उसको गाजी की उपाधि प्राप्त होती है। फिर तेलंगाना का शासक होता है, इसका नाम है रुद्रसेन, वो आक्रमण करता है। तो इस आक्रमण को दबाने के लिए वो अपने पुत्र को भेजता है जिसका नाम है जुन्ना खां। जुन्ना खां को यहाँ विजय प्राप्त होती है। आगे आगे कहते हैं कि जितने भी सल्तनत काल के शासक हुए हैं, ये पहला शासक हुआ है जिन्हें
नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया। तो नहरों का निर्माण सिंचाई करवाया। तो ध्यान में रखना, कभी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए सबसे पहले करवाया। ठीक है, तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में इसका अंतिम अभियान होता है अंतिम सैनिक अभियान। जिसमें बंगाल के विद्रोह का दमन करता है। दमन किया, और जब ये बंगाल अभियान पर विजय प्राप्त करके वापस दिल्ली की ओर आता है तब इसका एक भव्य स्वागत समारोह रखा जाता है। स्वागत समारोह रखने वाला उसका पुत्र ये जूना खां, और कहते हैं कि उस स्वागत समारोह में एक लकड़ी का भव्य मकान बनाया जाता है और उसी मकान के गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली वापसी पर स्वागत समारोह रखा जाता है। होता है जिसमें लकड़ी का भव्य भवन बनता है, बनाया, और इसी भवन के गिर जाने से 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो केवल मात्र कितने वर्ष का शासनकाल रहा? 5 वर्ष का। तो अपने शासनकाल में इसने क्या क्या करवाए हैं? प्रांतीय विद्रोह का सामना किया था, जिसमें मंगोलों को हराया और मंगोलों को हराकर गादी की उपाधि धारण की। और उसी समय तेलंगाना का शासक ने भी, जो रुद्रसेन था, उसने आक्रमण किया। तो उस आक्रमण को दबाने के लिए उसने अपने पुत्र जूना खां को भेजा, जिसमें इसको विजय प्राप्त हुई। और सबसे पहले नहरों का निर्माण तो किसके लिए करवाता है? सिंचाई के लिए करवाने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही है। और उसके बाद उसका ये अंतिम सैनिक अभियान है, जो बंगाल का विद्रोह था उसको दबाकर या उसको हराकर वापिस अब आ रहा था। तो दिल्ली वापसी पर उसी के पुत्र ने, कौन था पुत्र? जूना खां, उसने स्वागत समारोह रखा, जिसमें एक भव्य लकड़ी का मंदिर भवन बनाया है। और उसी भवन के गिर जाने से 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलते हैं अगले शासक की ओर। इसके बाद इसी का पुत्र आता है जूना खां, जो शासक बनने पर अपना नाम बदलकर रखता है। तो क्या नाम रखता है? मोहम्मद बिन तुगलक। काफी प्रसिद्ध रहा है। तो 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। और दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद इसके नामों को लेकर कई व्यक्तियों ने अलग अलग संज्ञा दी गई है। जैसे नामों की संज्ञा, इसको रक्त का प्यासा कहा गया है, पागल भी, मूर्ख भी और
बुद्धिमान शासक। ये इसके नामों को बताया गया है। अब हमें एक विचार आता है कि मूर्ख और बुद्धिमान दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं, दोनों नाम कैसे मिले इसको। तो बुद्धिमान कैसे मिला, कहते हैं कि जितने भी सल्तनत काल के शासक हुए हैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने जो योजनाएं बनाई है वो दूरगामी थी, बहुत आगे की सोचकर बनाई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बुद्धिमान। और जो इसने योजनाएं बनाई है, आगे हम इसको वर्णित पढ़ेंगे, उस योजनाओं को सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्यवश वो सारी असफल रही, इसी के कारण उसको क्या कहते हैं, मूर्ख। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसकी 5 योजनाएं मोस्ट है, बहुत बार पूछते हैं तो ध्यान रखना। तुगलक की 5 योजनाएं। नंबर 1, 2 आप के क्षेत्रों में कर वृद्धि, 2 आप क्या है, 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको 2 आप बोलते हैं और बड़ा ही उपजाऊ होता है। तो इसकी सोच क्या थी कि मैं ऐसा करूं जो ये क्षेत्र है 2 आप वाले, वहां पर कर में वृद्धि कर दूं ताकि राजस्व की आय में वृद्धि हो जाए। और वृद्धि कितनी करता है, 1/2। तो यहाँ ये कर लगाता है वृद्धि का 1/2 का, और होता क्या है, दुर्भाग्यवश वहां क्या पड़ जाता है, अकाल। और एक महामारी भी आ जाती है, प्लेग। तो इन 2 कारणों के कारण, अकाल और प्लेग के कारण, वहां के किसान इसको बढ़ावा कर नहीं दे पाते और ये योजनाएं असफल हो जाती है। आगे दूसरी, इसके बाद ये क्या करता है, जो राजधानी है अपनी दिल्ली, उसको कहां लेकर जाता है, देवगिरी। इतिहासकार कहते हैं कि ये सबसे बड़ी इसकी मूर्खता थी। नंबर 2, देवगिरी को राजधानी बनाना। ये दूसरी इसकी योजना थी। तो ये योजना क्यों सोचता है देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना, इसके पीछे सोच तो बहुत अच्छी है। ये सोचता है कि मैं अगर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाऊंगा तो वो बीच में आ जाएगी, मतलब केंद्र में आ जाएगी, ताकि मैं अपने चारों ओर राज्यों की अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। लेकिन ये मूर्खता क्या करता है, सारी जनता जितनी दिल्ली में निवास कर रही थी सभी को आदेश देता है कि आप सबको यहाँ से छोड़कर कहाँ जाना है, देवगिरी। और देवगिरी का एक नाम भी रखता है, दौलताबाद। ध्यान में रखना, कहेंगे दौलताबाद का भी आता है। तो सारी जनता को ऐलान करते हैं और राजा का फरमान तो मानना जरूरी जनता को। तो सारी जनता दिल्ली से कहाँ चली जाती है, देवगिरी। और इतनी बड़ी संख्या में जनता को वो वहां साधन सुविधा या बता नहीं सकता, इसलिए वापिस देवगिरी लाता है। तो आना जाना ये समय और राजस्व का खर्च, और इसी बीच में 2 राज्य की स्थापना भी हो जाती है, एक तो विजयनगर की और दूसरा बहमनी, जिसको हम आगे वर्णित पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा इसका। तो ये भी इसकी योजना असफल रही। इसके बाद में तीसरी है वो है सांकेतिक मुद्रा। इसने जो सोने चांदी की मुद्राएं चलती थी उसकी जगह नई मुद्रा का प्रचलन करवाया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसके पीछे इसकी सोच तो बहुत अच्छी थी। ये चाहता था कि हमारे राज्य के अंदर राजस्व ज्यादा बढ़ा रहे, तो जितनी भी जनता के पास सोने और चांदी के सिक्के हैं वो सारे उनसे लेकर उसकी जगह तांबे या कांसे के सिक्के उसको दे दिए जाए, ये योजना थी इसकी। तो ये क्या करता है, बहुत
काफी मात्रा में तांबे और कांसे के सिक्के बनवा लेता है और जनता को ऐलान करता है कि आपके पास जितने भी सोने और चांदी के सिक्के हैं वो मुझे लौटा दीजिए और उसके बदले में आप तांबे के सिक्के लेकर जाइए। तो जनता सारे अपने पास जितने सिक्के होते हैं वो इनको लौटा देती है और बदले में तांबे के सिक्के ले लेती है। होता क्या है, जनता में ही कुछ व्यक्ति उसी सिक्कों की नकल करके नकली सिक्के बना लेते हैं, जिसके कारण मूल्य वृद्धि हो जाती है, कीमत ज्यादा बढ़ जाती है, मूल्य में सबके पास अनेक रुपए हो जाते हैं। तो इस योजना को ये इसको बंद करना पड़ता है और वापिस ऐलान करवाता है कि जितने भी आपके पास सिक्के हैं वो मुझे लौटाइए और उसके बदले में आप चांदी और सोने के सिक्के वापिस लेकर जाइए। तो ये वापिस जनता को वापिस चांदी और सोने के सिक्के लौटाता है और कहा जाता है कि जो नकली सिक्कों का इसके पास बहुत ज्यादा संख्या में भंडार आ गया था। ये इसकी तीसरी, ये भी असफल रहती है। इसके बाद चौथी आती है खुरासान पर आक्रमण। ये इसकी योजना थी। खुरासानिस्तान है जो कहाँ है, मध्य एशिया में। यहाँ की जातियां बहुत बार भारत पर आक्रमण करती थी, जैसे मंगोल वगैरह। इसके पहले अपने बड़ा इस्लाम उस समय की थी, गाजी के ऊपर धारण की थी। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं हर बार इसकी जातियां ही यहाँ आक्रमण करने के लिए आती है, क्यों ना हम वहां जाएं और वहां पर अधिकार कर लें। और अधिकार करने के पीछे एक कारण भी था, उस समय वहां अशांति थी कहाँ, मध्य एशिया में, और आपस में राजा महाराजा लड़ रहे थे। तो ये अपनी सेना तैयार करता है और कहते हैं कि सेना भी खूब बड़ी संख्या में लाता है, 3,70,000 सैनिक तैयार करता है और सैनिकों को 1 साल का एडवांस वेतन भी दे देता है। इतनी बड़ी सेना लेकर जैसे ये तैयार होता है जाने के लिए, तो जहां इसको जाना है मतलब खुरासान में, मध्य एशिया में, वहां शांति व्यवस्था बन जाती है और वहां एक नया शासक स्थापित हो जाता है। तो इसकी ये योजना भी सफल हो जाती है और इसमें राजस्व खूब खर्च होता है। नंबर 5, कार्यशील की ओर अभियान। ये किसकी ओर योजना है लास्ट और 5 नंबर की। इसमें ये क्या करता है, कुमाऊं की जो पहाड़ियां होती हैं, कुमाऊं की पहाड़ियों पर ये आक्रमण करता है। क्यों करता है कि वहां के पहाड़ी लोग हैं वो बार बार इस पर आक्रमण करते हैं। तो ये सोचता है क्यों उनको मैं हराऊं ताकि अपने राज्य को सुरक्षित रख सकूं। तो ये अपनी सेना लेकर कुमाऊं की पहाड़ियों पर आक्रमण करता है। फर्स्ट बार तो ये जीत जाता है, लेकिन बाद में पहाड़ी लोग छिप कर उस पर वार करते हैं, इस कारण ये हार जाता है और अपने सैनिक लेकर वापिस लौट आता है। इस प्रकार ये भी इसकी योजना असफल हो जाती है। तो जो 5 योजनाएं थी वो दूरगामी सोचकर बनाई तो थी इसने, लेकिन दुर्भाग्यवश ये 5 योजनाएं इसकी सफल नहीं हो पाती है। आगे इसने कृषि को लेकर भी कुछ योजनाएं बनाई थी, जिससे राजस्व आय भी बढ़ सके और जनता को भी लाभ हो, लेकिन इसका पूरे क्षेत्र में या पूरे साल में दुर्भाग्य रहता है, वो भी सफल नहीं होती। तो देखो, कृषि विकास के लिए एक ये नया विभाग बनाता है, जिसको नाम दिया गया है दीवान-ए-कोही, और इसको अमीर-ए-कोही भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो कोई सा भी नाम आ सकता है। तो ये कृषि के लिए बनाता है नया विभाग, जिसका नाम है दीवान-ए-कोही। इसकी पीछे योजना क्या होती है तुगलक की, ये सोचता है कि मैं ऐसी उपजाऊ भूमि पर किसानों के द्वारा कृषि करवाऊं ताकि राजस्व आय भी बढ़ जाए और किसानों को मैं सारी सुख सुविधा देता हूं, जैसे बेल वगैरह देना, बीज वगैरह देना, वो सारी वो अपनी ओर से देता है। तो होता क्या है, यहाँ ये कुछ विश्वास अधिकारी नियुक्त करता है और उनको कहता है कि आप जाइए और ऐसा उपजाऊ क्षेत्र खोजिए जहाँ मैं ये योजना लागू कर सकूं।
तो अधिकारी क्या करते हैं इसके साथ धोखा, और वो जो उपजाऊ क्षेत्र में न जाकर बंजर क्षेत्र चुनते हैं और वहां पर किसानों के द्वारा खेती करवाई जाती है। और बंजर भूमि पर किसान खेती तो करते हैं लेकिन वहां पर उनको ज्यादा खास उपज प्राप्त नहीं होती और इसी कारण किसान अगले साल वहां खेती करने बंद कर देते हैं। इस कारण ये योजना भी असफल होती है, इसमें राजस्व भी खूब खर्च होता है। ये इसकी कृषि योजना। इसके बाद इसके दरबार में एक यात्री आता है, मॉस्को का यात्री, इब्ने बतूता। कब आता है? 1333 ईस्वी में भारत आया। जब ये दिल्ली आता है और दिल्ली के समय उस समय सुल्तान कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना प्रभावित होता है कि इसको क्या करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाता है, काजी नियुक्त करता है, ठीक है। और फिर इसी को ही 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में, राजदूत बनाकर चीन भेजता है। ठीक है, इसका इतना ही वर्णन है। मुख्य रूप से इसकी ये 5 योजना है, कैसे सफल नहीं हुई वो कारण, और इसका ये विदेशी यात्री का विवरण। तो 33 में आता है, नाम क्या है? इब्ने बतूता। और इसको दिल्ली का क्या कर देता है? काजी नियुक्त। और 1242 ईस्वी में इसको चीन भेजता है, राजदूत बनाकर चीन भेजता है। अब 1351 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार है बदायूं, वो देखो क्या कहता है। बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे और उससे, अतः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रखना, ये काफी बार पूछ गए हैं कि बदायूं इसके बारे में क्या कहा मरने के बाद। तो कहता है लोगों को तो उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों। ये इसके बाद में नया शासक आता है, इसी का ही चचेरा भाई जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो 1351 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनता है। दिल्ली का सुल्तान बना। ये और सभी से अलग था थोड़ा सा। ये बनता ही अपने साम्राज्य को या अपने राज्य को किसमें बदल देता है? इस्लामी धर्म को ये जो सबसे ज्यादा महत्व देता है और उसी के अनुसार अपना राज्य करता है। तो इसने इस्लामी राज्य की स्थापना की।
ठीक है। और इस्लामी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, इनकी जनता को खुश रखने के लिए इसने खलीफा नाम के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। ये भी ध्यान में रखना। जैसे महाराजा राजा अपने नाम के या अपनी कोई ऐसी वस्तु के सिक्के चलाता है, लेकिन इसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खलीफा नाम के सिक्के चलाए। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले इसने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानता था और इसने और सभी बाकी धर्मों को नीचे रखने के लिए इस प्रकार के कार्य किए। आगे इसके बाद एक काम इसने अच्छा किया है, जिसका इसको एक पदवी भी मिली है। तो लोक कार्य और निर्माण कार्य के लिए कल्याणकारी शासक की उपाधि दी। ठीक है। ये जनता के लिए भी अच्छे कार्य किए और कई इस प्रकार के निर्माण भी करवाए, इसलिए इसको कल्याणकारी शासक भी कहा गया है। ठीक है। अब क्या करता है ये अपने राज्य में 24 प्रकार के, ध्यान रखना, 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। करके केवल 4 कर रखे। ठीक है ना। तो ये थोड़ी रात की कार्य था इसका जनता के प्रति। कर कौन कौन से रखे? 4। पहला खम्स, नंबर 2 खिराज, नंबर 3 जकात और नंबर 4 जजिया। ये 4 कर रखे केवल मात्र, और सभी करों को समाप्त कर दिया था। खम्स क्या था? जो ये युद्ध वगैरह करता था उससे प्राप्त जो धनराशि थी उसको बोलते थे। और बाकी जो 3 है, खिराज है, जकात है और जजिया, ये जनता को लगने वाले कर थे। आगे कहते हैं कि इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा दासों की संख्या थी। मतलब दासों से इतना प्रेम करता था, इतना लगाव था, तो सबसे ज्यादा इसके शासनकाल में दास हुए हैं। तो दासों की संख्या अधिक थी और दासों के लिए इसने एक नया विभाग बनाया है। नया विभाग बनाया जिसको क्या कहते हैं? दीवान ए बंदगान। ध्यान रखना, दासों के लिए बनाया गया विभाग का नाम क्या है? कहते हैं कि लगभग 1,80,000 इसके समय दासों की संख्या थी। और दासों के लिए उसने एक विभाग भी बना दिया। 2 नए और विभाग बनाए हैं। जिससे पहला दीवान ए खैरात, और दूसरा दारुल सफा। ये 2 नए बनाए हैं। जो दीवान ए खैरात था उसमें जो ऐसी लड़कियां थी जो शादी योग्य हो, परिजन उसकी शादी नहीं कर पाते, तो उसके लिए कार्य करता था। और दूसरा विधवाओं के लिए भी ये इसमें दान वगैरह देता था। और ये चिकित्सा संबंधित है, दवाई वगैरह से
ये ताल्लुक रखता था। तो ये इसके विभाग। इसके आगे इसके निर्माण कार्य देखते हैं, क्या क्या इसने निर्माण कार्य करवाए जिससे ये लोक कल्याणकारी शासक कहलाया। तो लोक निर्माण कार्य, सबसे पहले तो इसने नगर बसाए, और कितने नगर बसाए? कम से कम 300 नगर बसाए हैं। इसमें से मुख्य रूप से 4 हैं। हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर। ये 4 मुख्य नगरों के वर्णन मिलते हैं। इसका आपको नाम ध्यान में रखना है। वैसे तो ज्यादा नगर बसाए हैं 300, लेकिन सबके नाम याद नहीं रखने हैं। मुख्य रूप से 4 हैं, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर। ये इसके मुख्य रूप से। इसके बाद में इसने 5 नहरों का निर्माण करवाया। और इसी 5 नहरों से उसको, जैसे शीर्षा है, हिस्सा है, उसमें पेयजल की आपूर्ति होती थी। इसके बाद में कई तालाब भी बनाए हैं और कुएं भी निर्मित करवाए हैं। तो ये इसके निर्माण कार्य थे। इसके कारण इसको कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। और इसने दिल्ली में खरबूजों और अमरूदों को बड़ा प्रोत्साहित किया है और कई बाग भी लगाए हैं। तो दिल्ली में खरबूजों एवं अमरूदों प्रोत्साहित किया। भाई किसानों को ये प्रोत्साहित किया कि आप इसकी खेती कीजिए, जिससे आपको भी फायदा और राजस्व आय भी बढ़ेगी। और कई बाग भी लगाए। और कहते हैं कि लगभग कितने बाग लगाए हैं? 500 बाग। और इसके बाद एक कार्य ये और करता है, जो टोपरा व मेरठ में अशोक के स्तंभ है। स्तंभों को दिल्ली लाता है। लेकिन इन स्तंभों को कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाता है। विद्वान पढ़ ना सका। लेकर तो आता है ये बनाए तो अशोक ने स्तंभ, जो कहाँ पर थे? टोपरा और मेरठ में। ये उनको दिल्ली ले आता है, लेकिन इसमें जो लिपियां थी उसको कोई विद्वान पढ़ नहीं पाया। इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1414 है ना, 1381 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद एक अंतिम शासक आता है। उसका केवल आपको नाम ही वर्णित है, ज्यादा उसका वर्णन नहीं दिया गया है। तो 1381 ईस्वी में जो शासक आता है उसका नाम है 1388 ईस्वी में नासिरुद्दीन शाह आया। और इसने कब तक राज किया? 1414 ईस्वी तक। ठीक है ना। इसी बीच 1398 ईस्वी में
तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। आक्रमण करता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखना, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया। ये आक्रमण चलता रहता है और इसका शासनकाल भी चलता रहता है। तो अंत कब होता है? 1414 ईस्वी में। तो 1414 ईस्वी में एक नया शासक उभर कर सामने आता है। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। उस शासक का नाम है सैयद वंश। ज्यादा वर्णित नहीं है सैयद वंश, आपके छोटा सा ये बिल्कुल 2-3 शासकों का ही वर्णित है। तो ये आ गया आपका सैयद वंश। इसकी स्थापना कब हुई है? 1414 से लेकर 1451 तक चलेगा ये इसका शासनकाल। तो सैयद वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? वैसे तो आप उसको संस्थापक ही बोल सकते हो, क्योंकि उसको कहीं से राज मिला है। अभी नीचे वर्णित आया था तैमूर। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण करते करते दिल्ली पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो तैमूर की सहायता किसने की थी? खिज्र खान। तो तैमूर दिल्ली पर अपना अधिकार करने के बाद खिज्र खां को वहां का संस्थापक बनाकर चला जाता है। तो इस प्रकार सैयद वंश का स्थापना करने वाला यह संस्थापक कौन है? खिज्र खां। तो 1414 ईस्वी में किसने स्थापना की है? खिज्र खां। ध्यान में रखना, कैसे मिला खिज्र खां को ये सैयद वंश? किसने? तैमूर द्वारा। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली पर से खिज्र खां ने इसको सहायता दी थी। इसलिए वो तो बाहर और अपना विस्तार कार्य करने के लिए चला गया और दिल्ली का संस्थापक किसको बनाया गया? खिज्र खां। ठीक है। अब खिज्र खां ने वहां कितने वर्ष राज किया है? 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक ये इसका शासनकाल है। इसने वहां राज किया है। लेकिन इसकी क्या रही? इसने ना तो कोई उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक तैमूर को ही मानता था। ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हो, कोई उपाधि नहीं, और दूसरी बात, अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। सिक्के नहीं चलाए। ठीक है। ये इसकी मुख्य रूप से दो ही बातें मिलेगी आपको। ठीक है। राज बता देना कहां से कहां तक शासन किया, और ना तो उपाधि ली है और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। तो 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। या आप ध्यान रखना इसकी डेटें वगैरह कई बार पूछ सकते हैं छोटे क्वेश्चन के रूप में, तो ध्यान रखोगे कब शासक बना, कब इसकी मृत्यु हुई, ये सारी बातें प्रत्येक शासक की। अब आता है नया शासक। इसके बाद इसी का ही पुत्र, जिसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह कब शासन करने लगा? तो 1421 ईस्वी में। ठीक है। वो कब तक करता है? 1433 ईस्वी तक। ये भी ध्यान रखना। इसने एक उपाधि धारण की है और इसका कोई वर्णित नहीं है। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? सर्वे शाह की उपाधि धारण की। ठीक है। और 1433 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है। तो इसकी मृत्यु के बाद नया शासक बनता है 1433 ईस्वी में मोहम्मद शाह। ये शासक बना। इसका कोई वर्णित नहीं, केवल ऑप्शन ध्यान रखना। कब बना? कब बना है? 1433 ईस्वी में। और कब तक रहा है? 1443 ईस्वी तक। ठीक है। अब 1443 ईस्वी में अंतिम शासक आलम
शाह बनता है, आलम शाह। और ये कब तक रहता है? 1451 ईस्वी तक। ठीक है, बस तेजवत का इतना ही वर्णन है। प्रथम संस्थापक कौन था? खिजर का को कैसे शासन मिला? तैमूर के द्वारा। वो अपने आप को वास्तविक संस्थापक तैमूर को ही मानता था, इसलिए उसने न तो उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। उसी के बाद उसका बेटा बनता है मुबारक शाह, उसने सर्वशाह की उपाधि धारण की है। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद एक नया शासक आता है मोहम्मद शाह, जो कब बना? 1433 में और 1443 तक रहा। और 1443 में शासक बनता है जो अंतिम होता है आलम शाह, और कब तक रहता है? 1451 ईस्वी। इस वंश का समाप्त अब आता है अंतिम वंश, जिसका नाम है लोधी वंश। दिल्ली पर राज करने वाले मुख्य रूप से 4 ही वंशज है, 5 वंशज है। 4 के हमने वर्णन पढ़ लिए, ये 5 नंबर का लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 से लेकर कब तक चलता है? 1526 ईस्वी तक इसका लोधी वंश का शासनकाल है। तो लोधी वंश का प्रथम संस्थापक कौन है? जो अंतिम शासक था आलम शाह सैयद वंश का, वो 1451 ईस्वी में अपनी इच्छा से ही दिल्ली छोड़ देता है, या दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है। तो जैसे दिल्ली की गद्दी खाली मिली, उसी समय बहलोल लोधी कौन है इसका संस्थापक? तो 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने इस वर्ष की नींव रखी। ठीक है, ये प्रथम हो गया इसका बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने क्या कार्य किए? इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, बहलोल नाम से सिक्के चलाए। और एक क्या बात हुई थी? दिल्ली पर अब तक किसका राज था? तुर्कों का, तुर्की शासन था। तो तुर्की शासन के बाद अफगान, ये अफगानी था, अफगान का साम्राज्य स्थापित हुआ। साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, इसके बाद में बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अगला शासक बनता है, जिसका नाम है सिकंदर लोधी। वो तो आप सुना होगा। इस वंश में केवल मात्र ये एक ऐसा शासक हुआ है जिसने कुछ अच्छे कार्य किए, इस कारण इतिहास में वो प्रसिद्ध हुआ है। तो हम पढ़ते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी तो ये 1489 ईस्वी में निजाम शाह से सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली का सुल्तान बनता है। दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, तो सुल्तान बनते ही एक कार्य तो मुख्य रूप से इसका है, ये 1506 ईस्वी में, कहीं ये 4 भी वर्णित है लेकिन आपकी बुक में 6, ठीक है ना। तो 1506 में आगरा शहर बसाया। आगरा
नगर बसाया। ये ध्यान रखना, काफी बार पूछते हैं आगरा नगर किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने, और कब, 1506 ईस्वी में। ये इसका एक कार्य है। इसके बाद में इसने न्याय और राजस्व व्यवस्था इसकी प्रसिद्ध मानी जाती है। कैसे, इसने भूमि नाप के लिए सेकेंडरी गज बनाया था। गज की स्थापना की थी, जो लगभग कितना होता था, 30 इंच का। ध्यान रखना, सेकेंडरी गज बनाया या चलाया, और आगे जाकर काफी वर्षों तक सेकेंडरी गज के नाम से प्रसिद्ध भी रहा। इसके बाद में एक इसका और कार्य है, ये कवि था और ये कविता लिखता था, लेकिन कविता अपने नाम से नहीं लिखकर उपनाम से लिखता था। और कविता कौन सी भाषा में होती थी, फारसी भाषा में। ये भी काफी बार पूछते हैं, तो ध्यान रखें। ये कवि था और अपने उपनाम से, उपनाम क्या था, गुलरू खां। क्या नाम था, गुलरू खां। ध्यान में रखना, ये उपनाम इसका गुलरू खां के नाम से फारसी भाषा में कविता लिखता था। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। कविता लिखता, ध्यान रखना, ठीक है। कविता तो उसका नाम तो सिकंदर लोदी था, लेकिन अपना नाम नहीं लेकर अपना उपनाम लिया, जिसका नाम क्या रखा, अपना नाम गुलरू खां। और उसी के गुलरू खां के रूप में इसकी कई कविताएं प्रसिद्ध है, जो कौन सी भाषा में है, फारसी भाषा में। इसका इतना ही वर्णित है। इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1517 ईस्वी में। ध्यान में रखना, मैंने बोल दिया पहले भी सभी शासकों की। तो 1517 में मृत्यु हो जाती है। तो 1517 ईस्वी में अंतिम शासक आता है लोदी वंश का। लोदी वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम क्या है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ज्यादा वर्णित नहीं, ज्यादा अच्छा शासक नहीं बना। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य एक युद्ध होता है, जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 1526 ईस्वी, डेट भी लिख सकते हो आप पूरी, 21 अप्रैल। आपकी किताब वर्णित नहीं है तो जरूरी नहीं आप डेट सहित वर्णन करो, लेकिन याद के लिए अच्छी बात है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किनके बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम और बाबर के मध्य। बाबर के मध्य यहाँ इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर की विजय होती है। इसी से हम आगे आएगा मुगल काल, जिसकी नींव रखने वाला कौन था, बाबर। कहते हैं कि पूरे 5 वंशजों में जो हमने पढ़ चुके हैं, उसमें ये पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया। ध्यान में रखना, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि ऐसा कौन सा शासक हुआ दिल्ली में, दिल्ली के 5 वंशजों में जो युद्ध भूमि में मारा गया था, तो कौन था, इब्राहिम लोदी। ये तो आगे 5 वंशज पढ़ लिए हम, 5 वंशज का वर्णन पढ़ लिया।
अब 500 वंशजों को क्रम से कैसे याद रखें, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, ताकि क्रम से आप उस वंशजों को याद रख सको, नाम और संस्थापकों के नाम। जैसे हम पहले क्रम से इसको लिख लेते हैं। पहला वंशज आया गुलाम वंश, दूसरा आया कौन सा था, खिलजी वंश, और तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी। ये 5 वंशज। अब मैं आगे इसके संस्थापकों के नाम और दर्शा देती हूँ। इसका था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका था जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, ये पूरा नाम है इसका, खिलजी। और तुगलक का है गयासुद्दीन या गया मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद है सैयद का है खिज्र खां, और इसका है बहलोद लोधी। ये 5 हो गए वंशज। अब याद कैसे रखने हैं, इसे मैं दोनों की बताती हूँ, संस्थापकों को अलग से बताऊंगी और इसकी अलग से। जैसे हम पहले वंशज के नाम याद रखने हैं तो क्या है, यहाँ जैसे गुलाब खिले तो सूंघ लेना, ये नाम आपको सरलता से याद रह जाएगा। गुलाब खिले तो सूंघ लेना, ठीक है। तो गुलाब से हम गुलाम बना लेंगे, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सूंघ से सैयद, तो लेना से लोधी। अब इसके संस्थापकों के नाम याद कैसे रखें, तो इसकी भी मैं आगे आपको दर्शाती हूँ ट्रिक। जैसे इसको हम लिख लेते हैं कुमार जल गया खीर बनाकर, कोई कुमार है वो जल गया है खीर बनाकर। तो कु से हम कुतुबुद्दीन ऐबक, जले से जलालुद्दीन, गया से गयासुद्दीन, खीर से खिज्र खां और बनाकर से बहलोद लोधी। तो ये हम ट्रिक के द्वारा क्रम से शासकों के वंशजों के नाम और संस्थापकों के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, बाबर का नाम आपने सुना ही है, तो बाबर वाला वंश, मुगल शासक। तब तक के लिए नमस्कार।